अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सप्तान। नाज़रीन, आज जमहूरियत को रवाज देने के लिए नून लीग के इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए। वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। अब तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर ये फेयर इलेक्शन होते तो नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी में सदर मुंतखब नहीं हो सकते थे। क्या ये वाकई जमहूरी इलेक्शन थे या महज एक शहंशाह की जमहूरियत का रवाज कायम रखने की एक सही लाहासिल थी? ये हमारा आज का सवाल है। आज के प्रोग्राम में ये नुक्ता ज़ेर बहस जरूर रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे 2 नवंबर को इमरान खान के इस्लामाबाद के जो लॉकडाउन शो है उसके हवाले से तहरीक इंसाफ क्या इस्लामाबाद बंद करवाएगी या खान साहब नजरबंद होंगे? सियासी दर्जा हरारत जो है वो अपने नए कमालात दिखाएगा। अगर खाकम बदहन टकराव हो जाता है, कोई जानी या कोई माली नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत, तहरीक इंसाफ या फिर अवाम जो मुल्क में जमहूरियत के महज रवाज से ही मुतमईन है? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया उस पर भी हम बात करेंगे। जी हाँ, मर्दमशुमारी जो कि बहुत जरूरी है, हम अपने प्रोग्राम में पहले भी जिक्र करते रहे हैं। 2 हफ्ते में हतमी तारीख दे ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। साथ ही साथ ये सवाल उठाया है कि मर्दमशुमारी के बगैर जो 2018 के इलेक्शन है वो कैसे हो सकते हैं। हम भी अपने प्रोग्राम में बार बार इस हसास नुक्ते पर बात करते रहे हैं। इस फोरम पे हम ये तवज्जो दिलाते रहे क्योंकि पाकिस्तान में 1998 के बाद कोई भी हुकूमत जो है वो अवाम के असल मैंडेट से बनी ही नहीं है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक जो 7 करोड़ पाकिस्तानी है उनके बारे में किसी भी इदारे को, जी हाँ, किसी भी इदारे को कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है। ये एक होशबा हकीकत है। और सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए खजाना और रेवेन्यू में जो शुमारियात के जो चीफ है आसिफ बाजवा साहब, उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि 17 अगस्त को ये बात उन्होंने बताई और उन्होंने बताया कि 7 करोड़ पाकिस्तानियों का कुछ भी नहीं पता। ये हतमी तौर पर ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है। इनमें से कितने पाकिस्तानी है ये नहीं मालूम, कितने दीगर ममालिक के हैं ये नहीं मालूम, कौन पाकिस्तान में कब आकर आबाद हुए, उनकी जरिया आमदनी क्या है, कुछ भी नहीं पता। और याद है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त महाज पर है, दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन पूरे मुल्क में हर वक्त जारी है। और उसके बाद एक ऐसी स्टेटमेंट आना कि मालूम ही नहीं कि ये 7 करोड़ लोग कौन है, ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। आसिफ बाजवा साहब ने यह भी बताया कि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क की जो कुल आबादी का जो मौजूदा आदाद शुमार है वो 19 करोड़ 60 लाख है, उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये भी गलत है या सही है? 1998 में जो मर्दमशुमारी होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त तक कोई आदाद शुमार हमारे सामने मौजूद नहीं है। ये एक सीरियस सिचुएशन है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है उस बारे से भी हम आपको बताते चले। कमर जवान कायरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। तहरीक इंसाफ से हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद है। रमेश कुमार साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। जरा इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से सवाल बहुत ही अहम है कि अभी तहरीक इंसाफ जो बहुत क्रिटिसाइज कर रही है, उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस का हाल भी हमें मालूम है। यकीनन सबसे पहले आप उसी के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जैसा कि कहती है अगर फेयर होते तो नवाज शरीफ साहब कभी भी सदर ना बनते और बिला मुकाबला सदर मुंतखब होना, क्या आप इसे जमहूरियत कहेंगे? दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा। मेरिन, शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये कि मेरे ख्याल में हमारी पार्टी की इलेक्शन है। अगर किसी को पार्टी के अंदर अगर एतराज़ भी होता या उसको कॉन्टेस्ट करना होता तो वो हम किसी को रोक नहीं रहे थे और पार्टी का फुल एतमाद है हमारे लीडर के ऊपर, हमारे कायद के ऊपर। मगर इसके ऊपर भी पीटीआई का तबसरा करना कि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है, मैं इस चीज़ों को मैं नहीं समझता कि कौन सा ये बात कर रहे हैं कि भाई इनकी पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं हो रही है ये, और अपनी पार्टी में बहुत सारी जो है वो बातें हो रही हैं। इनको पता नहीं है कि जमहूरियत क्या है। ये मुल्क की जमहूरियत को नहीं समझते हैं तो पार्टी की जमहूरियत को क्या समझेंगे। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3री मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और मैं समझता हूँ उसकी लीडरशिप के ऊपर, पार्टी के अंदर तो दूर की बात, मगर मुल्क की आवाम का जो एतमाद है और आज जो हमारे इस कन्वेंशन के अंदर जो जज्बा नज़र आया, जो लोगों का एतमाद नज़र आया, वो सारी कैमराओं ने देखा। मैं समझता हूँ सारे चैनल वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी देखा जो कारकुनों का जोश था, जो उनका मोहब्बत था, जो उनका प्यार था और जो लीडर का कारकुनों से जो प्यार था। मैं समझता हूँ इससे जो है वो दूसरी पार्टियों को भी एक्सपीरियंस सीखना चाहिए कि वर्कर्स के साथ प्यार कैसे होता है, वर्कर्स के साथ मिलना जुलना कैसे होता है। एक प्राइम मिनिस्टर थे मगर फिर भी
किस तरीके से लोगों से मुखातिब थे, क्या एक नहीं रमेश कुमार साहब ये बताए ना कि बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाना, बिला मुकाबला मुंतखब हो जाना, ये क्या जमहूरियत है? आप इसको समझते हैं? हम मतलब जमहूरियत की से बात कर रहे हैं, हम हिलरी को देखते हैं, हम ट्रंप को देखते हैं, हम वहां पे देखते हैं बाहर के ममालिक में किस तरह से सिलेक्शन होता है, लोग किस तरह आगे आते हैं, यहाँ पर किस तरह से आगे आते हैं? मेरीन, बात सिंपल में ये है कि पार्टी की इलेक्शन एक डेट आती है और वहां पे जो फार्म देते हैं वहां पे अगर कोई कैंडिडेट ही नहीं आता, लाजमी है PMLN की जो लीडरशिप है, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनका एक एतमाद है, हमारे लीडर के ऊपर एतमाद है कि सर आप जो मुंह से निकालें वो हमें हमारे लिए काबिल कबूल है। उसको हम ज़बरदस्ती कहें कि भाई आप इस तरीके से इलेक्शन कराएं, तो ये बातें करना, मैं इस चीजों को जो है वो फिजूल समझता हूँ कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के अंदर, जब हम पार्टी के अंदर, मैं आपको बताऊं मेरी, जब हम पार्टी के अंदर बैठते हैं, आपकी तरफ भी हम पार्टी के अंदर बैठते हैं, हम जिस तरीके से बात करते हैं और ऐसे कभी किसी पार्टी में नहीं होता। आपके ऊपर ठीक है, ठीक है जी। इमरान इस्माइल साहब, आप लोग जब दूसरों की तरफ पॉइंट करते हैं तो बात आपकी तरफ भी आती है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब आपने बात की तो सवाल आपकी तरफ भी आया। जहांगीर तरीन साहब की मैं बात कर रही हूँ, चलिए उस बात को तो भी छोड़ते हैं, अभी हम दूसरी बात की तरफ आते हैं। आप लोग जब कहते हैं वहां पे इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर नहीं हो रहे, बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए, और अगर फेयर होते तो नवाज शरीफ साहब ना होते। आपकी अपनी पार्टी में वजीरुद्दीन साहब की बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है, बिलाखिर उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। क्रिटिसाइज आप करते हैं तो किस तरह से करते हैं अपनी पार्टी को सामने रखते हुए? शुक्रिया मेरी। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसने हकीकी तौर पे इलेक्शन कराए अपनी पार्टी के अंदर। उससे पार्टी नहीं, जमात इस्लामी जो है आप उनको पे भूल रहे हैं क्या? नहीं, जमात इस्लामी इलेक्शन नहीं कराती, जमात इस्लामी सिलेक्शन करती है, इलेक्शन नहीं होता उनकी पार्टी में। वो हमेशा उनका जो तो आपके जो इलेक्शन होता है, जो आपके इलेक्शन होता है, उसके बारे में जस्टिस वजीरुद्दीन साहब जिस तरह की बात करके गए और जिस तरह वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर वो जमहूरियत वो बरकरार है, वो मौजूद है? अब जो साथी इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हैं उनके बारे में जो बात की जाती है, जो पार्टी के अंदर से आवाजें आती है, आपको लगता है कि वो सही है, वो सब कुछ सही जमहूरियत के ऐन मुताबिक है? मेरी जस्ट इफ यू विल गिव मी अ मिनट टू कंप्लीट, मैं आपको बता रहा था कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से इलेक्शन कराए थे ना अपने वर्कर्स के साथ, उनको वोट का राइट दे के बाकायदा बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग के साथ इलेक्शन हुआ पार्टी के अंदर, जिससे पार्टी को एक हद तक नुकसान भी हुआ और हमने सीखा भी। वो इलेक्शन कई जगह उसमें फ्लॉज ज़रूर थे क्योंकि किसी ने इतने बड़े इलेक्शन कराए नहीं, पार्टी में हमने कराए थे। हम दोबारा वो इलेक्शन कराने जा रहे थे अभी जस्टिस वजीरुद्दीन साहब के जजमेंट के मुताबिक, लेकिन उसको थोड़ा सा पोस्टपोन हमें करना पड़ा बिकॉज ऑफ पनामा लीक्स। इसके फौरन बाद हम इंशाल्लाह ये दोबारा इलेक्शन कराएंगे पार्टी के अंदर, ये अमल रुकेगा नहीं हमारे पास। हम ये नहीं कहते कि जी इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन से पहले करा लेंगे ना इस्माइल साहब? 2018 के इलेक्शन से पहले करा लेंगे आप? वो तो कराना हतमी तौर पर, वो तो कराना ही कराना है, और इलेक्शन 2018 में नहीं, बहुत पहले उससे हो जाएंगे। मैं आपको ये बता दें कि हमारी पार्टी डायनेस्टी की पार्टी नहीं है, कि हम ये नहीं कहते कि जी हम नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज, उसके बाद मरियम नवाज, उसके बाद फलाना हसन नवाज, और फिर वो पोतों तक बात चल रही है नीचे कि वो 2048 तक के तो लीडर्स इनके पास अभी तैयार हैं, उसके आगे फिर वो देखेंगे क्या होगा। तो वो हमारा तरीक़ेकार नहीं है। और ये अभी जो मेरे भाई रमेश यहाँ पे बैठे हुए कह रहे थे ना कि जी वो वज़ीर आज़म होते हुए वो आवाम से बात करें, आप सोचे तो सही कितना बड़ा काम किया उन्होंने कि वो वज़ीर आज़म होते हुए आज अपने वर्कर से बात कर रहे थे। अजमत की आप निशानी चेक करें ज़रा कि वो ये कह रहे हैं कि जी वो आप उनको देखें तो सही कि वो वज़ीर आज़म होते हुए वो आवाम से वर्कर से बात कर रहे थे। तो बड़ी बात है कि 2000 बंदा जमा करके पूरी पार्टी का इलेक्शन करा लिया। वो नवाज शरीफ को प्रपोज किया, नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वोट दिया, नवाज शरीफ से सख्त मुकाबले के बाद नवाज शरीफ जीत गए। बड़ी जबरदस्त जमहूरियत आ गई पार्टी में। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, आपकी बात भी पहुंच गई। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका तज्जिया भी जरा ले लेते हैं। ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हमारी पार्टी जो कराती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, किस तरह से कायरा साहब आप देखते हैं ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं ये ठीक हो रहे होते हैं, ये होने चाहिए जिस तरह के ये होते हैं, या इनके बगैर ही चल रही है तो बस चलती रहे, दोनों बराबर ही है? महरीन, बात यह है कि पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन बेसिकली लीडरशिप इमर्ज कराने के लिए, सिलेक्शन के लिए कारकुनों की राय के मुताबिक क़यादत का फ़ैसला करना होता है। ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह के इलेक्शन होने चाहिए या दुनिया में हो सकते हैं या होते हैं,
हमारे यहाँ वो तरीका कार नहीं है, लेकिन ये जमहूरी तसलसल का या जमहूरी इर्तिका का एक हिस्सा है। ये बात भी दुरुस्त है कि हम उस तरह के इलेक्टोरल प्रोसेस के अभी तक पार्टियों के अंदर कायल नहीं है। मुस्लिम लीग ने अगर इलेक्शन कराए हैं तो इलेक्शन कमीशन ने अब मजबूर कर दिया कि आप 2011 के बाद से आज तक आपके यहाँ इलेक्शन नहीं है या लीडरशिप के बारे में कॉन्सेंट ऑफ द वर्कर्स नहीं ली गई, तो ये एक लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। इसको अगर इलेक्शन कहा जाए तो ये मजाक है, लेकिन क्योंकि कानूनी तौर पे ये कार्रवाई की गई है, इसकी कानूनी हैसियत होगी। बाकी जमातों के अंदर इमरान खान साहब ने एक इलेक्शन कराया, वो बड़ा तल्ख तजर्बा रहा। और दूसरे इलेक्शन के बारे में भी जो इनके इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं और उन्हें खुद समझ आई कि हमारे साथ हुआ क्या था, और उन्होंने अपनी पुरानी तंजीम बहाल की है। अल्लाह करे वो इस प्रोसेस को दोबारा शुरू कर सके। लेकिन जमात इस्लामी का ज़रा मिजाज मुख्तलिफ है, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स और तरह खड़े किए हुए हैं। वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज से राय लेते हैं, फिर अपनी सेकेंडरी से राय आती है, देन अपवर्ड आके जो उनके अरकान होते हैं, जो उनके वो एक चुनाव करते हैं, और वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। जमात इस्लामी के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं होता, बल्कि अरकान अपनी राय के मुताबिक किसी अपने सीनियर मेंबर को चुनाव के तहत, वो होता चुनाव है लेकिन उसमें कोई बंदा खुद कैंडिडेट नहीं होता। सो विदाउट कैंडिडेचर लोगों की राय ली जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये प्रोसेस चलता रहा, और आजकल फिर हमने तंजीमें तोड़ दी हैं। हमने इलेक्शन प्रोसेस का इलेक्टोरल या इलेक्शन कमीशन की किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि हमने जेन्युइनली आज से 4-5 महीने पहले हम समझते हैं कि हमारी जमात के अंदर एक तवील अरसे से ये प्रोसेस तो होता रहा, लेकिन अब हमारी सीरियस ज़रूरत थी कि हम कारकुनों की राय के तहत चीज़ों को चलाएँ। अब हमने बड़ी लंबी एक एक्सरसाइज शुरू की है जो आजकल जारी है। वो प्रोसेस हमारा शुरू है कि कारकुनों से राय ली जाए, किस तरह का एक प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करके हम इलेक्शन की प्रोसेस को भी और कारकुनों की राय को सही मानों में विल ऑफ द कारकुन ये पूरी की जाए। ये बात दुरुस्त है, जिस तरह आप हमारे इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, और ये दुरुस्त कहते हैं, गलत नहीं कहते, दुरुस्त कहते हैं। होता हमारा प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे लेवल पे भी अगर पार्टियों के अंदर कारकुन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम टेम्परामेंटली, हमारे यहाँ आज भी सियासी जमातें एक दूसरे को गाली देने पे खड़ी होती हैं। पॉपुलैरिटी गेज इस तरह होती है कि मैं किसी जमात के कितना खिलाफ हूँ, मैं किसी जमात को कितना बुरा कहता हूँ। अगर मैं प्रिंसिपल के तहत चलते हुए, असूल के तहत चलते हुए गवर्नमेंट को अपोज करता हूँ, तो अपोजिशन में बैठे हुए मुझे कहा जाता नहीं तो अपोजिशन में सही नहीं कर रहे। एक सवाल मुख्तसर से ये है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर होते हैं, तो आपको क्या लगता है इससे फायदा किसको होगा? क्या वाकई होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फायदा होगा, या आप जैसे तजर्बाकार और समझदार जो सियासतदान है सिर्फ उनको ही उससे फायदा होगा? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी कंसेंट ऑफ द वर्कर्स लेने से यकीनन लीडरशिप के हाथ मजबूत होते हैं, कारकुनों को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, पार्टी स्ट्रक्चर मजबूत किए जाते हैं। तंजीमों के बगैर जमातें कुछ नहीं होती। ये इक़्तिदार के दिनों में बैठ के जलसे करना और जुलूस करना और होता है, और सही मानों में जो पार्टियां खड़ी करके, पार्टी अगर हमारी थी, इसका आवाम से रब्ता था, आवाम के ग्रॉस रूट लेवल पे था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके आज तक हर आमरीत का, हर जबर का, हर तशद्दुद का, हर तरह के रियासती दबाव का मुकाबला करते रहे हैं, क्योंकि कारकुन दिल के साथ हमारे साथ थे। ठीक है, मुश्किल औकात, अच्छे औकात आते रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने कारकुनों को इस सारे अमल में इन्वॉल्व रखेंगे तो यकीनन इससे बहुत बेहतरी होगी। लेकिन ये बात मैं फिर कहूँगा कि हमारा अभी टेम्परामेंट शायद थोड़ा और तरह का है। डायरेक्ट कैंडिडेचर के अलावा भी कारकुनों से राय ली जा सकती है, जिस तरह जमात इस्लामी लेती है। आपकी गुफ्तगू से जो बात आप भी स्टैम्प करें, जो हम भी स्टैम्प करते हैं, हम वो ये कहते हैं कि मजबूरन ये इस तरह के इलेक्शंस करा दिए जाते हैं, लीगल फॉर्मेलिटी से हम कह सकते हैं, लेकिन जो असल मकसद होता है, यानी कि कारकुनों की राय के मुताबिक, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के मुताबिक, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। कायरा साहब वापस आते हैं तो चलिए हम कंटिन्यू भी कर लेंगे। जी जी जी। जो
बात है ना कि डायनेस्टी है। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे। कैसे वापस आके इस पे बात करते हैं। जमहूरी रवाज को परवान चढ़ाने के लिए इंटर पार्टी इलेक्शन का तकाजा किया जाता है, लेकिन जब मामलात सामने आते हैं तो मामलात कुछ और निकलते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी ही रह जाती है जिसको कि पूरा किया जाता है। वापस आएंगे, हमने बात करनी है इमरान खान साहब जो लॉकडाउन की बात करते हैं। 2 नवंबर को क्या होने जा रहा है? क्या इमरान खान साहब हैं वो नजरबंद हो जाएंगे या फिर वाकई जो है ये जो इनका कैंपेन है वो कामयाब होगी? वहां पे धरना होगा, हुकूमत को जिस तरह के वो कहते हैं टॉपल डाउन करेंगे, हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी, जिस तरह के उनके मुतालबात हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान इस्माइल साहब, रमेश कुमार साहब और कमरज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे, हम जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, हमने कहा एक लीगल फॉर्मेलिटी सी ये बनती जा रही है। आप कुछ इस पे कहना चाह रहे थे, फिर हम अगली बात की जाने बढ़ते हैं। देखिए, मैं मुख्तसर गुजारिश करूँगा कि एक ये भी तासरा भी इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा, हमारे भाई हैं, कि ये पार्टियों के अंदर डायनेस्टी है नस्लन। देखिए, पार्टियों के अंदर कोई जबर नहीं है। पार्टियां कोई लीगल एंटिटी उस तरह नहीं है कि मैं किसी बॉन्ड के तहत पाबंद हूं, या कोई ऐसी मुलाजमत नहीं है जिसके तहत मैं बंधा हुआ हूं अपनी। ये एक नज़रियाती रिश्ता है अपनी लीडरशिप के साथ, और जिसको लोग अपना लीडर मानते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ये कोई मेयर लीगल फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं है किसी तंजीमी ढांचे के अंदर। अगर लोग नहीं चाहते, फ़र्ज़ करें मेरी जमात के अंदर भुट्टो फैमिली को लोग लव करते हैं, इश्क करते हैं, तो लोग उनके साथ उनको फॉलो करते हैं। तो ये लोगों का उनके साथ रिश्ता है। मैं किसी बॉन्ड के तहत बंधा हुआ नहीं हूँ। हाँ, मेरा रिश्ता किसी कानूनी रिश्ते से, किसी सरकारी रिश्ते से ज़्यादा मजबूत है। लोग इसके लिए अपनी जानें दे देते हैं इस रिश्ते में। लेकिन मैं अगर कोई जाना चाहता है, इख्तिलाफ रखता है, हाँ, तो उसका हक होता है। ठीक है, कायरा साहब आपकी बात पहुंच गई। हमने अगले मौजू की जाने भी बढ़ना है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, कुछ लोग नजरियात से जुड़े होते हैं, कुछ लोग शख्सियात से जुड़े होते हैं। अब ये हमने परखना है कि क्या नजरियात के साथ जुड़कर हम अपने मुल्क को, अपने कौम को तरक्की की राह पे लेके जा सकते हैं, या सिर्फ शख्सियात के साथ जुड़ के। अगली बात की जाने बढ़ेंगे। कायरा साहब, अगले मौजू की तरफ हमें बढ़ना है, बहुत ही माजरत के साथ अगले मौजू की तरफ हमें बढ़ना है। और वो मौजू खासतौर पर इमरान खान साहब जो लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद बंद कर देंगे, क्या इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, या इमरान खान साहब उनके पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो बंद कर दिए जाएंगे, नजरबंद कर दिए जाएंगे? क्या होगा, जरा रमेश कुमार साहब से पूछ लेते हैं। हुकूमत के हवाले से वो उनका क्या मौकफ है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, बेहतर तौर पे बता सकेंगे। जी रमेश कुमार साहब, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या करेगी हुकूमत, किस तरह से उन्हें रोकेंगे, क्योंकि होने नहीं देंगे ये आपके रहनुमा कहते हैं। मैं बिल्कुल मतलब दूसरे किस्म का बंदा हूँ और हमेशा अपने गिरेबान में सारी चीज़ें देखता हूँ। अभी जो आपका टॉपिक था, मैं 1 मिनट उसके ऊपर लेके फिर वहां चला जाऊंगा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास, मैंने ये कभी भी इनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया कि कराची के अंदर इन्होंने क्या किया, आरिफ अलवी को बना दिया, सारे ये। तो हमें दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करने से पहले हमें थोड़ा सा अपने गिरेबान में देखना चाहिए और पॉजिटिव डिस्कस होना चाहिए। अब नहीं होगा, क्या होगा? रमेश कुमार साहब, इसका जवाब दे दें। देखें, इस्लामाबाद बंद के ऊपर इनकी जो ख्वाहिश है कि हमारे खिलाफ क्रैक डाउन होगा, ये होगा, मैं समझता हूं हमारी ये एजेंडा नहीं है। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत को पीपुल्स पार्टी समझती है, जमहूरियत को PMLN समझती है, जमहूरियत को PTI नहीं समझती है। मिसयूज ऑफ जमहूरियत को समझती है कि डेमोक्रेसी का मिसयूज कैसे किया जाए, कि बाबा हम डेमोक्रेसी है, ये हमारा हक है, मगर डेमोक्रेसी में गालियां देना भी इनका हक नहीं है जिस तरीके से ये करते हैं। आज अगर जबरदस्ती आके जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाएंगे या नेशनल असेंबली को ताला लगाएंगे या सेक्रेटरीट को, तो कानून लाजमी हरकत में आएगा। वो भी हमारा डायरेक्शन नहीं है, कानून ऑटोमेटिक हरकत में आता है जब। मगर ये जो इनकी ख्वाहिश है कि हमें तो पहले ये 30 तारीख से हुकूमत कोई टकराव होगा, देखिए ना, वो तो कहते हैं हम करेंगे। अगर वो करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जिम्मेदार कौन होगा? खुदा ना खास्ता कोई और सिलसिला हो जाता है, कोई इस तरह की मॉडल टाउन आने जैसी बात हो जाती है, खुदा ना खास्ता। लाहौर की तरह पुरअमन का जो भी काम होगा परमिशन के साथ होगा, तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी।
اور ڈیموکریسی میں یہ احتجاجیں ہوتے رہتے ہیں، مگر اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، زبردستی کوشش کی، گلے پڑنے خود بخود جو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہم کریں گے کہ قانون حرکت میں آئے، تو لازمی ہے قانون حرکت میں آئے گا، مشینری حرکت میں آئے گی کہ اس طریقے سے کہ اسمبلی کو تالا لگا دے اور سیکریٹریٹ کو ایک عام آدمی مزدور جس کو نوکری پہ پہنچنا ہوگا وہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے یا میٹرو پہ آتا ہے، اس کو اگر بولیں گے کہ آپ چلے جاؤ، جب بھی اس طرح کی زور زبردستی کی جاتی ہے تو نقصان ہمیشہ حکومت کا ہی ہوتا ہے، ذمہ دار آپ لوگ بھی ٹھہرتے ہیں۔ دیکھیں حکومت کے اندر ہمیشہ لچک ہوتی ہے، آج بھی ہم اس چیز کے اوپر ہیں، ہم جو بھی چاہتے ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب جیسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی بندہ یہاں پہ پاکستان کا اگر حکومت کے خلاف یا پاکستان کے اندر اگر جو انتشار ایسے قسم کے پھیلا رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو ٹاکس کے ذریعے ان مسئلوں کو حل کیا جائے۔ آج بھی ہماری کوشش یہ ہے، ہم آج بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہونا تو یہ بھی چاہیے نا کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش بھی کر دینا چاہیے، ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ مطالبات کو سنا جائے، جو جائز مطالبات ہیں ان کے اوپر کوئی عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے عمران اسماعیل صاحب، کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنے نہیں دیں گے، حسابات بند نہیں کرنے دیں گے، عمران خان صاحب کو بند کر دیں گے، جو آپ کے اہم سیاسی رہنما ان کو بند کر دیں گے، عمران خان کو کوئی بند نہیں کرے، پہلی چیز نہیں، پہلے عمران خان کو کوئی بند نہیں کرے، نہیں کسی کارکن کو بند کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو نہیں رمیش پلیز کوئی بند نہیں کرے، دوسری چیز یہ کہ ہم ایڈ صاحب سے کبھی بھاگے نہیں ہیں، میرین ہم ایڈ صاحب سے بھاگے نہیں ہیں، ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، اکثرت میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپوزیشن کو ایکول ریپریزنٹیشن دی، وہاں پہ بھی آپ نے اپنی باری میں بات کی، پلیز بات کرنے دیجئے کہ عمران اسماعیل صاحب کو آپ کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ جی عمران اسماعیل صاحب، جی بات یہ ہے میرین کہ جب خان صاحب نے یہ میٹنگ کال کی تھی کہ یہ ہم اس کو بند کریں گے اسلام آباد کو، اور وہ کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اسی دن حسن اتفاق دیکھیں الیکشن کا نوٹس آ گیا کہ یہ حاضر ہو جائیں۔ جی جیسے ہم نے اناؤنس کی، وہ کہہ رہے تھے نا پرویز رشید صاحب نے، وہاں نہیں ہوں گے آپ لوگ تو کہیں اور ہوں گے، وہ تو پرویز رشید کہہ چکے تھے، وہ اب نظر بھی آ گیا کہ کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، سب پتہ لگ رہا ہے۔ تو یہ جو بات کریں نا کہ جی ادارے آٹومیٹک حرکت میں آتے ہیں، تو یہ اداروں کی عجیب آٹومیٹائزیشن ہوئی ہوئی ہمارے ملک میں کہ اگر عمران اسماعیل کچھ کر دے، قمر زمان قاہرہ کچھ کر دیں یا کوئی الزام لگ جائے تو ادارے آٹومیٹک حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر جہاں پناہ عالم پناہ نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کسی چیز میں انوالو ہو جائے تو ادارے سوتے پڑے رہتے ہیں، ایف آئی کو نیند آئی ہوئی ہے، اٹھتے ہی نہیں، نیب کوئی کرتا ہی نہیں۔ ہاں اگر ڈاکٹر عاصم کا معاملہ آ جائے، میں نہیں کہتا ڈاکٹر عاصم نے چوری کی ہے کہ نہیں کی، وہ انوالو تھے یا نہیں تھے، وہ عدالت بتائے گی، لیکن انٹیروگیشن ان کی پوری ہوئی ہے، ان کو اٹھا کے لے گئے راتوں رات۔ آپ کو پتہ لگا شعیب صدیقی کے شعیب کے بارے میں کہ جی وہ بول کا جو اونر ہے کہ اس کے ایک آرٹیکل چھپا نیو یارک ٹائمز کے اندر، اس کو اٹھا کے لے گئے راتوں رات، اس کی جائیدادیں پکڑ لی، اس کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ لا امپلائی نہیں ہوتا، کہتے نہیں جی ادھر تو وہ قانون ہی نہیں ہے کوئی پکڑنے کا۔ کیا کریں گے آپ لوگ؟ عمران اسماعیل صاحب سوال یہ ہے آپ لوگ کیا کریں گے، کیا اسٹریٹجی کیا ہے، ذرا بتا دیں ہمیں۔ میں بتا رہا ہوں، یعنی اگر جمہوریت میں یہ عجیب جمہوریت ہے کہ اس میں کرپشن کو چیلنج کرنے والا جو ہے وہ جمہوریت کا دشمن ہے اور کرپشن کرنے والا جمہوریت کا دوست ہے۔ اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں ہم کیا کریں گے، تو ہم اسلام آباد کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں گے۔ ہم نے صاف کہا ہے کہ ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، ویل گو ٹو اینی ایکسٹینٹ جب تک نواز شریف تلاشی نہیں دیتے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، میں اسکول میں تھا، مجھے ایک چھوٹا سا آپ کو سناؤں کہ سب کے ساتھ وہ ہوگا کہ کبھی وہ پین چوری ہو گیا، کوئی قیمتی پین میرے بابا نے دلایا، پارکر پین مجھے، تو وہ چوری ہو گیا۔ اب چوری ہوا تو میں نے ٹیچر کو بولا کہ جی پین چوری ہو گیا، انہوں نے کہا جی دروازہ بند کرو اور سب بچوں کے بیگ کی تلاشی لو۔ تو ایک بچہ جو تھا وہ رونے لگا، اس نے کہا جی میں تلاشی نہیں دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ چور کون تھا وہ پتہ لگ گیا۔ اب یہ وہ بچہ اگر ہمیں یہ کہے کہ جی آپ میری فلانی پاکٹ میں ہاتھ ڈالیں گے اور فلانی پاکٹ میں نہیں ہاتھ ڈالیں گے، یہ ٹی او آر میں بنا کے دوں گا، تو یہ کیا چور سے ٹی او آر بنواتے ہیں؟ عمران اسماعیل صاحب ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ سے مطلب کیا آپ کا؟ ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ سے مطلب کیا؟ ذرا اس طرف آ جائیں، ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ سے مطلب کیا ہے؟ قانون توڑیں گے؟ We will paralyze the government. We will paralyze the government. We will not let them work unless کہ یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن اپوزیشن کے بنائے ہوئے PTI will paralyze the government.
पीटीआई जो है हर हद तक जाएगी, कायरा साहब आप क्या कहते हैं? पीटीआई हर हद तक जाएगी तो हुकूमत जो है उसको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? कोई मशवरा देंगे आप हुकूमत को, क्या होना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में कि हालात जो है वो कहीं हाथ से ही ना निकल जाए, किसी और कोई फायदा ना हो जाए? देखिए महरीन, एक तो ये है कि मैं जमहूरियत पे यकीन रखने वाला सियासी कारकुन हूँ। हमने हर दौर में मार्शल लॉ के मुकाबले किए हैं, अदालतों ने हमारे कत्ल किए लेकिन हम फिर अदालतों में गए। हमारे साथ उस वक्त के फौजी रहनुमाओं ने क्या क्या नहीं किया, एजेंसियों ने किस दौर में हमारी जमात को तोड़ने की कोशिशें नहीं की, हमने फिर भी अपने इदारों के साथ खड़े होना है, उनको भी ट्रेन करना है, उनको भी समझाना है। और वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर आई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो क़याम से लेके आज तक इस सारे रियासती जबर का मुकाबला कर रही है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम इदारे गिरा देंगे, हमारे इदारे अचानक नहीं बन जाने। हाँ, इदारों में बेहतरी आ रही है, मीडिया में बेहतरी आ रही है, मीडिया की आज़ादी से सोशल अवेयरनेस बढ़ रही है, और ये ग्रेजुअल काम है। बिलाशुबा हम इस ग्रेजुअल काम को सवाल ये है जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पीटीआई दे देती है, माज़रत के साथ से मेरी बात ये ले लीजिएगा, उसके बाद आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, कि पीटीआई कहती है विल गो टू एनी एक्सटेंट, हम हर तरह की हद तक चले जाएंगे, विल पैरालाइज द गवर्नमेंट। की कितनी स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव स्टेटमेंट है, जरा इस पे भी कमेंट कर देना। मैं इसी पे आने लगा हूँ, इसी पे प्रिसाइसली यही बात, जवाब देने वाली बात भी यही है। सवाल यह है कि मुझे गवर्नमेंटों को मजबूर करना पड़ता है। गवर्नमेंटों को मजबूर करने के लिए मुझे आइन और कानून के अंदर वो रास्ते दिए गए हैं जिसके तहत मैं वो चैनल इस्तेमाल करके हुकूमत को मजबूर करता हूँ, यानी सियासतदान या बाकी जो ग्रुप्स होते हैं, इवन बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, कारोबारी, ताजर, यूनियन वाले, मजदूर अपने राइट्स के लिए स्ट्राइक्स करते हैं, अपने राइट्स के लिए रैलीज करते हैं, गवर्नमेंटों को मजबूर करने के लिए जलसे जुलूस करते हैं, असेंबलियों के अंदर लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मुबाहिसे होते हैं, लड़ाई से फायदा ना हो तो फिर क्या करें? आर्गुमेंट करते हैं। फायदा ना हो तो फिर भी वही करे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो क्या हम अदालतों में जाना छोड़ दें? वो इम्यून हो जाएंगे, वो इम्यून हो जाएंगे, वो कहेंगे ये चलता रहेगा सिलसिला, हम अपना काम चलाते रहेंगे, तो फिर कोई नया रास्ता अपनाना पड़ता है ना। मैरीन, इंसानों के अंदर इम्यूनिटी इस तरह नहीं होती, ये साइकी का इशू नहीं है। आप सोसाइटी को ग्रो करा रहे होते हैं, और ये याद रखिए दुनिया की वो तमाम मुआशरे जो आज ग्रोन अप हैं वहाँ पे ग्रेजुअल ग्रोथ हुई है। ये जो आइन है आपका, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आइन आपको सर्टन इजाज़तें देता है कि ये तरीके हैं, उसके अंदर या दुनिया के नॉन या मुरवजा जो तरीक़ाकार हैं एहतजाज के, उसमें शहर बंद कर देने का, पैरालाइज कर देने का, शहर बंद कर देने का कोई तस्वर मैंने नहीं पढ़ा। ये बात पीटीआई ने जो कह के हुकूमत को एक हथियार दे दिया, एक इख्तियार दे दिया, एक मौका दे दिया है कि हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन करे, और अगर ये कल अदालतों में जाएं तो गवर्नमेंट यही जवाब अदालतों में रखे कि जनाब अदालत बता दे कि हम किस कानून के तहत इनको ये इख्तियार दें, कौन सा आईनी जवाब इनको ये इख्तियार देता है। अगर आप कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं जाते, इलेक्शन कमीशन में हम नहीं जाते, फलां काम हमने, तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, हमने भी कहा है, हमने कहा है कि जनाब हमारी तंजीम साजी हो रही है, और हम आपके वही मुतालबा इमरान खान साहब ने भी किया। अब दूसरी तरफ आ जाइए, गवर्नमेंट के पास रास्ते क्या है? एक तो यह है कि गवर्नमेंट इनको असेंबल ना होने दे, गवर्नमेंट इनकी गिरफ्तारियां करे, लेकिन उससे बेहतर और आसान रास्ता यह है कि वो खान साहब ने भी कहा है, हमारा भी मुतालबा है, सारी अपोजिशन का मुतालबा है कि हमारा बिल आपके पास मौजूद है, उस बिल में उस बिल को पास किया जाए। वो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है ताकि ये मामला ठंडा पड़ जाए, खत्म हो जाए। 4 मुतालबात बिलावल भुट्टो साहब ने जो 4 मुतालबात रख दिए, आप उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेक पे हमें जाना है। आप कहना है कि जमहूरी तरीके को ही अपनाना चाहिए। कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, किस तरह से किसी चीज को मनवाना है, उसके तरीके बताए गए हैं, उन्हीं तरीकों को बार बार अपनाया जाए, ना माने तब भी बार बार उन्हीं तरीकों को कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए उससे अपनाना चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। यही पैनल हमारे साथ मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मर्दमशुमारी के हवाले से 2018 के इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और 1998 के बाद बनने वाली जो हुकूमत है उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, और जो 7 करोड़ की आबादी है उसके बारे में पता ही नहीं कि वो कौन है, कहां से आए हैं। एक ऐसे मुल्क में जो इस वक्त एक बड़े महाज पर है दहशतगर्दी के खिलाफ, बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव सिचुएशन है। इस पर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करनी है हमने सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अहम हुक्म की जानिब हम इशारा करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। मर्दमशुमारी कराई जानी चाहिए 2018 के इलेक्शन से पहले। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पे। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में, जैसे कि हमने आगाज में कहा, बात करते रहे हैं और आवाज उठाते रहे। 7 करोड़ आबादी का पता ही नहीं है। रमेश कुमार साहब, आपकी हुकूमत तो जो अगले साल मार्च तक में भी यकीन दहानी नहीं करा रही मर्दमशुमारी कराने के हवाले से, तो किस तरह से इलेक्शंस होंगे? आप लोग हुकूमत किस तरह से चला रहे हैं? गुर्बत कितनी है आप लोग को पता ही नहीं है, तो फिर ये क्या हो क्या रहा है? कैसे कह सकते हैं इकोनॉमिकली हम पहले से बेहतर है, जब हमें अपनी पॉपुलेशन का ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं लोग कितने गरीब है, कौन क्या कर रहा है। 7 करोड़ की आबादी, शनाख्ती कार्ड ही नहीं है ऐसे मुल्क में जहां हम दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है। मेरी पहली चीज़ तो ये कि आदमशुमारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है 10 साल की, कि 10 साल में होनी चाहिए। आप देखें कि 1998 के बाद 2008 होनी चाहिए थी। 2008 में मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो भी 2013 तक चली, मगर ये इशू हल नहीं हुआ। फिर भी हमारी हुकूमत है जो इसको सीरियस ले रही है, मगर जैसे हमारी हुकूमत आई, हमारे लिए ये पहला टारगेट था, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जब बनी उस वक्त भी ये था कि हमें आदमशुमारी करा के और जिसका जो हक है उसको उतनी नुमाइंदगी दी जाए। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के अंदर भी डिस्कस हुआ। क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म भी जो है हमारी पार्टी की तरजीह थी, हमारा मैनिफेस्टो था, जिसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हम एक लाइन के ऊपर लेके आए। मगर आप देखें कि हमारे पास जो हालात हैं इस वक्त और जो पहले थे, हमारी फौज को बॉर्डर के ऊपर एंगेज होना, हमारी फौज का इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है एंगेज होना, ये जो मसले थे ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क थे, जिसकी वजह से हम इसमें डिले होता जा रहा है। मगर मैं आपको ये जरूर लेकिन रमेश कुमार साहब, ये बात कह के आप बाकी अहम मसाइल को एक साइड पे नहीं रख सकते, इन चीजों को भी साथ लेकर चलना है, यही तो हुकूमत है ना। नहीं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ मेरीन, ये यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की विजन है कि 2018 की इलेक्शन उसको नीट और क्लीन और बिल्कुल एक आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। तो 2018 की इलेक्शन ये जरूर कहती है, 2013 की भी कहती थी, 2018 की भी कहती है कि आप आदमशुमारी करा के और जिसका जो मैंडेट है, जितने जितने हल्के में वोट है, उस हिसाब से आप उनकी पूरा रिफॉर्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ इमरान इस्माइल साहब बैठे हैं, इनके पीटीआई के जो एमएनए आज इलेक्टोरल रिफॉर्म भी हमारी इस चीज में डिले हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ इसके ऊपर जाएं, इसके ऊपर आप जाएं कि ये क्यों जो वो हम हर मसले पर जाएंगे रमेश कुमार साहब, हो रहा है। हम हर मसले को उठाएंगे जो कौम और मुल्क के मुफाद में है। इमरान इस्माइल साहब, ये बता दें, ये भी कह दिया चीफ शुमारियात ने कि जो इस वक्त अदाद शुमार मौजूद है 19 करोड़ 60 लाख के, ये अदाद शुमार भी दुरुस्त नहीं है। 1998 के बाद गवर्नमेंट जो है वो खुद ही से ये अदाद शुमार दे देती है। ये हल्का बंदियां, ये सियासत, ये सब कुछ आपस में जुड़ी हुई है। मर्दमशुमारी नहीं हो सकती, नहीं होगी। ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। ये एक दूसरे के सर पे डालने से गुजारा नहीं होगा कि पीटीआई के एमएनएस बैठे हुए लिहाजा वो नहीं होने दे रहा है। कमाल है, हर काम ही पीटीआई रोक देती है पाकिस्तान में। देखें ये सेंसस जो है ना, इमरान भाई पहले आप केपीके की चले बात करें ना, इमरान इस्माइल साहब, आप केपीके की बात करें, आप लोगों ने अपने इलाके में क्या करा है उस पर बात करें। नहीं, हम अपने इलाके में सेंसस करा दें, यानी केपीके में सेंसस हम करा दें, ये कह रही हैं आप? ये तो नेशनल इशू है ना। मैं ये कह रही हूँ कि आप वो कह रहे हैं ना, आप अपने इलाके की बात करें। नहीं, आप करा तो नहीं सकते, लेकिन एतराजात तो आपकी जानिब से भी आते हैं ना। आप लोग भी कहते हैं यहाँ पे अफगान बस्तियां बसी हुई हैं। एतराजात तो हर सूबे ने दे दिए, पंजाब ने भी कह दिया, केपीके ने भी कह दिया। नहीं देखें, सेंसस के ऊपर तो इतराज नहीं है। हम तो इस पर इतराज करेंगे कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बिलोंग ही नहीं करते, जो पाकिस्तानी नहीं है, अगर उनको आप सेंसस में गिनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सेंसस खाली इलेक्शन के लिए नहीं कराया जाता। सेंसस तो इसलिए भी कराया जाता है ना कि किस सूबे का, किस शहर की कितनी आबादी बढ़ गई है, उसके लिहाज से पानी की सप्लाई कितनी है, उस लिहाज से वहाँ पे इनकम रेशो क्या है, स्कूल कितने हैं, हॉस्पिटल कितने हैं, केटर कौन कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सारी चीजें देखनी होती है। और जाहिर है कि इलेक्शन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो सेंसस से तो किसी पार्टी को इतराज नहीं है। ये जो अब बात कर रहे हैं, पहले इन्होंने पीपल्स पार्टी पे डाल दिया कि 2018 के बाद, 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और वो नहीं करा सकी, उससे पहले मुशर्रफ नहीं करा रहे थे, अब ये नहीं करा रहे और यकीन दहानी हम आपको करा रहे हैं कि हम शफाफ इलेक्शन करा देंगे। भाई कैसे करा देंगे? कोई जादू है आपके हाथ में
कैसे कराएंगे आप मुझे बताएं? शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ये सेंसस होना तो बेइंतहा जरूरत है पाकिस्तान की, इस वक्त मैं समझता हूँ बड़ी जरूरतों में से एक है। एक अमेरिकन ऑथर आया था, एक आधा मिनट मुझे दे, एक अमेरिकन ऑथर आया था जब मुस्तफा कमाल यहाँ पे मेयर थे कराची के, उसने आके उनसे पूछा, उसने अपनी बुक में लिखा है, उसने आके पूछा कि कमाल साहब आप बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं कराची में, ये बताएं कराची की आबादी कितनी है? उन्होंने कहा 2.5 या 3 करोड़। तो उसने अपनी बुक में लिखा है कि जिस शहर के मेयर को ये ना पता हो कि 50 लाख बंदा जिंदा है कि नहीं, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, वो किस हालत में रहता है या नहीं, तो वो किस तरह शहर को चला सकता है। और ये इसमें मुस्तफा कमाल खोल देने वाली बात की आपने इमरान इस्माइल साहब। कमर जमान कायरा साहब, आप क्या कहते हैं मर्दमशुमारी के हवाले से? एक तो रीजनिंग दी जाती है और फिर हर सूबे में ये भी आवाज उठा दी जाती है कि यहाँ पर हमारी आबादी नहीं है, यहाँ पे दूसरे बाशिंदे आकर बसे हुए, यानी कि एतराजात हर जगह से आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये जो मर्दमशुमारी ना होने की एक बड़ी वजह जो है वो सियासत, वो हल्का बंदियां, वो अपने जाती मुफादात भी है? देखिए मेरीन, मर्दमशुमारी एक बड़ा सेंसिटिव काम है। इसका सिर्फ इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है, इसका रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी ताल्लुक है। ये आपके यहाँ जो डिफरेंट इंडिकेटर्स आएंगे, गवर्नमेंटों को प्लानिंग करने के लिए चाहिए होगा, बेशुमार इसके बेसिस है। तो उसकी तफसील मेरे दोस्तों ने बयान कर दी। एक याद रखिए कि इसका हल्का बंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। हल्का बंदियां आइन के अंदर दी गई हैं कि कौमी असम्बली के इतने हल्के होंगे, मैं अर्ज कर देता हूँ, तो बाकी सूबों के इतने हल्के होंगे सूबाई असम्बलियों के। तो अगर आबादी बढ़ भी गई तो उस आबादी को एडजस्ट किया जाएगा, आबादी के तनासब से सीटें ऑटोमेटिक नहीं बढ़नी। तो ये कोई बात ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कहें कि इसका ताल्लुक हल्का बंदी से भी है, इसका ताल्लुक बहुत सेंसिटिव इशूज से है। अब मसला क्या है? मिसट्रस्ट है। देखिए ना, जिस मुल्क के अंदर पोलियो के कतरे पिलाना, जो कि खालिस्तान इंसानी काम है, जो कि खालिस्तान हमारी नस्लों के साथ तय किया है, बहुत ही माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे इख्तिताम के लिए आ रहा है, बहुत माजरत आपसे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इमरान इस्माइल साहब आपका बहुत शुक्रिया, रमेश कुमार साहब आपका, और कमर जमान कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने आज का प्रोग्राम किया। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।